हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग सेक्शन सी करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन ए और बी सॉल्व करवा दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम and how it is determined by using saving and investment approach। इक्विलिब्रियम इनकम का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। और एक क्वेश्चन और है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। पहले वाला देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज मेंट बाय द इक्विलिब्रियम इनकम एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम इनकम होती क्या है और इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगा के। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम इनकम, तो 2 नंबर ये हो गया। देन हाउ इज़ इट डिटरमाइंड बाय यूजिंग इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और हम इसको कैसे निकालते हैं जब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो 2 नंबर का ये हो गया। अब उसी 2 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इक्विलिब्रियम इनकम होती क्या है ये तो पता होगा आप लोग को, बुक में दिया है पूरी डेफिनेशन। पहले ही चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ही क्वेश्चन है ये। तो इक्विलिब्रियम इनकम वो इनकम होती है जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम कहते हैं। अब इसको देखिए इस तरह से लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू SI अप्रोच इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग मीन्स withdrawal from the circular flow and investment means injection into the flow of income। सेविंग मतलब कि निकाल लेना, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकाल लेना, बट इन्वेस्टमेंट मीन्स इंजेक्ट कर देना, डाल देना फ्लो ऑफ इनकम में। दस इक्विलिब्रियम इनकम इज सेटिस्फाइड। इक्विलिब्रियम इनकम वहीं पर सेटिस्फाइड होती है जहाँ पे S इज इक्वल टू I होता है। देन हाउ इट इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम लोग इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगाएंगे तो इस वाले आंसर में आपको क्या करना है, हाउ पूछा है ना, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पहले एक फिगर बनाना है, फिर उस फिगर से डिटरमाइन करते हुए स्टेप में आंसर लिखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा अगर हम वही आंसर लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। इकोनॉमिक्स में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर जब हम लिखते हैं तभी फुल मार्क्स मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। OX एक्सेस बना दिया, OY एक्सेस हो गया, और फिर ये 45 डिग्री की लाइन ज़ीरो से नीचे से ये सेविंग शुरू हो गई, ये सेविंग की लाइन हुई। देन ये इन्वेस्टमेंट बनी है I0 वाली, ठीक, और फिर ये वाली इनकम हो गई, ये Y है जहाँ ये इनकम है, तो इनकम की लाइन ऐसे शुरू हो गई। और यहाँ लिखा कि IO ये वाली जो है IO ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट विच इज़ शोन बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद SS ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये SS है, तो ये SS रिप्रेजेंट करता है प्लान्ड सेविंग एट डिफरेंट इनकम लेवल। प्लान्ड सेविंग हो गई जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे है। देन OY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्लान्ड सेविंग। इट मीन्स दैट एन इकोनॉमी इन्वेस्ट व्हाट इट हैज़ सेव्ड। इकोनॉमी वही इन्वेस्ट कर रही है जो वो सेव कर रही है, कहीं खर्चा कर रही है, तो दस OY इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग, ये मीनिंग हो गई 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल भी बताना है, तो ये एग्जाम्पल लेके ये पूरा एग्जाम्पल आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो 2-2 मार्क्स ईच डिस्ट्रीब्यूट हो गए और प्रॉपर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि हाउ
इज द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। किस तरह से एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो दो होता है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा और एक फ्लेक्सिबल होगा। फिक्स्ड में जो गवर्नमेंट ने कह दिया एक्सचेंज रेट वही रहेगा, बट फ्लेक्सिबल में क्या होता है, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। तो हाउ इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड, यहाँ पर ये लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले लिखा हम लोग ने थोड़ा सा इसके बारे में कि एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बाय इंटरैक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट करते हैं ना तब इसको हम निकालते हैं। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अगर हमें डिटरमाइन करना है तो ये उसी लेवल पे हो सकता है जहाँ पे डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, सप्लाई के बराबर हो जाए। तो वही क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा। अब इसका फिगर बनाया, ओ एक्स एक्सेस पे डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देन ओ वाई एक्सेस पे एक्सचेंज रेट। ये हो गई जो अपवर्ड जा रही है सप्लाई कर्व, और नीचे जो आ रही है इन्वर्स वाली स्लोप डिमांड वाली हो गई। ठीक, बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज रेट, ये वाला इक्विलिब्रियम हो गया हमारा। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट बना एक्सचेंज रेट का। यही होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और ये पूरा जो हिस्सा जो डिमांड पे आ रहा है ना, डिमांड पे, ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को बताएगा, और इधर जो हमारा आ रहा है वो एक्सचेंज रेट हो गया। अब इस फिगर को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर आर मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रख दिया, डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रखा, एंड एक्सचेंज रेट जो है ये क्या है, एक्सचेंज रेट प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीज़ जो है इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ये देखिए एक्सचेंज रेट रखा है प्राइस ऑफ डॉलर वाला, प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीज़ and is shown on the y-axis. Then demand कर्व dd थी, सप्लाई कर्व ss थी, ये इंटरैक्ट करेगी ईच अदर को पॉइंट E पे, और वही इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन कर लेंगे OR पे। तो OR लेवल पे हमारा क्या हो जाएगा, ये OR हमारा हो गया एक्सचेंज रेट, OQ हो गया डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और E वाला पॉइंट जो है ये वाला इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट OR। एट दिस एक्सचेंज रेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर आर इक्वल टू OQ। OQ के बराबर है OR। OE जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम को बाय इनकम मेथड से। अगर हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम और इनकम मेथड से, तो क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम को, कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें स्टेप लिखना है किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। लिखा कि इनकम मेथड भी मेज़र करता है NI को, नेशनल इनकम को, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम्स के पर्सपेक्टिव से। इस मेथड में क्या होता है, ये जो इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन सारे फैक्टर प्रोडक्शंस की इनकम को जोड़ दिया जाता है, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है उसको भी जोड़ देते हैं, तब निकल के आ जाता है नेशनल इनकम। और यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पूरे में कि इनकम मेथड मेज़र तो करता है नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम। इस मेथड में इनकम जो भी रिसीव्ड की गई है ना बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर देयर प्रोडक्शन सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। सबको ऐड किया ताकि नेशनल इनकम आ जाए। और इस मेथड के अकॉर्डिंग सारी इनकम जो अक्रू है टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेज से, प्रॉफिट से, रेंट से, इंटरेस्ट से आर समड अप, सब जोड़ दिया ताकि हम क्या निकालना है, NI निकाल लें। स्टेप में पूछा है तो ये स्टेप हो गए इसके।
पहला हो गया कि फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट्स। ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉय कर रही है। देन फैक्टर इनकम पेड बाय ईच फैक्टर आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग हेड्स। उसके बाद ग्रुप अलग अलग हेड में जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को रखा, मिक्स्ड इनकम को रखा। देन फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द सेक्टर्स आर एडेड टू गेट डोमेस्टिक इनकम। जो भी सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उन सारे की फैक्टर इनकम को जोड़ दिया। फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो भी आई इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बनी ये कैसे बनी, जो भी कंपनसेशन मिली है एम्प्लॉय को, वेजेस जो मिला है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जोड़ा। देन फाइनली नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से थी उसको ऐड कर दिया ताकि डोमेस्टिक इनकम निकल के आ गई, ताकि ये नेशनल इनकम निकल के आ जाए। तो नेट फैक्टर इनकम इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम। फॉरेन वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम ये वाला जो इनकम था, ताकि नेशनल इनकम निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। हमें मेथड बताना है कि किस तरह से हम पब्लिक डेट को रिडीम करते हैं। जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने उसको वापस भी तो करती है ना। तो रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट के दो मेथड समझाने हैं। पहला है डेट कन्वर्जन और दूसरा है सिंकिंग फंड। तो ये भी 2 मार्क्स का है डेट कन्वर्जन, और सिंकिंग फंड भी 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। तो रिडम्पशन ऑफ डेट मीन्स द रीपेमेंट ऑफ डेट। रिडम्पशन ऑफ डेट का क्या मतलब होता है, जब डेट की रीपेमेंट कर दी जाए। डेट कन्वर्जन, पहला मेथड क्या है, डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन के मेथड से कैसे रिडम्पशन ऑफ डेट होता है, यहाँ पे सिंपली होता क्या है डेट कन्वर्जन में, गवर्नमेंट क्या करती है, ओल्ड डेट को देने के लिए नया डेट ले लेती है। ओल्ड डेट मान लीजिए 5 करोड़ का था तो गवर्नमेंट नया डेट ले लेगी 8 करोड़ का, और उससे 5 करोड़ का पे भी कर देगी। यही करना होता है डेट कन्वर्जन मेथड में। तो इट मीन्स दैट एन ओल्ड डेट इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू लोन। इन दिस मेथड व्हेन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट fall in the government the government asks the lender to take their money back. The government borrow more money. जब लेंडर मांगते हैं कि गवर्नमेंट बैक करो, पैसा माँ वापस करो, तो गवर्नमेंट और बोरो कर लेती है मोर मनी टू पे ऑफ द ओल्ड डेट। तो इन दिस वे हाई बर्डन डेट आर रिप्लेस्ड। ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। आंसर जैसे लिख रहे हैं आप लोग एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दिया करिए। High burden debt are replaced by the low burden debt. In this method, the lender have to take either their money back or to get it renew at a lower rate of interest. Next method है redemption of debt का sinking fund. Sinking fund में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक अलग से फंड बना लेती है, एक अलग से गुल्लक बना लेती है। उस गुल्लक में पैसा डालती जाती है। किस चीज़ का पैसा डालती जाती है कि इस वाले गुल्लक से हमें पैसा जो लोन लिया है उस लोन को ही वापस करेंगे, वही पैसा हम डालेंगे खाली। तो इस मेथड को कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड। इन दिस मेथड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ सेपरेट फंड, अलग से एक फंड बना ली, इसी को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज क्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट टू दिस फंड एवरी ईयर। हर साल फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट डालती जाती है गुल्लक में। By the time the debt mature and there is enough amount in the fund to pay off the loan along with the interest thereupon, और इंटरेस्ट के साथ आराम से पेमेंट हो जाती है। उसी गुल्लक को उठाते हैं और गुल्लक में ही पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों होता है। मैच्योरिटी के टाइम पे उसको उठा के पूरी लोन की पेमेंट कर दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पेपर में पूरा एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी को आपको आंसर देना है। पहला है कि ब्रीफली एक्सप्लेन अ कमर्शियल बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन करिए कमर्शियल बैंक क्या होता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 पूरे पेपर में। वैसे तो पूरा पेपर ही इजी, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, पढ़ के प्रैक्टिस करिए, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, उसी से आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। और जो भी गलती हो रही है उसको इम्प्रूव करिए।
देन ब्रीफली एक्सप्लेन अ कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील इन मनी एंड क्रेडिट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है एंड क्रेडिट में डील करता है विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके. मेनली कमर्शियल बैंक की मीनिंग ही लिखना है यहाँ पे. एंड देन व्हाट इज़ द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या रेगुलेशन होता है कंज्यूमर क्रेडिट का सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में. तो देयर दीज कैन बी यूज्ड इन बोथ पोजीशन एज वेल एज द, ये जो है ना ये वाला रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर दोनों में यूज़ करते हैं. अगर हम पॉजिटिव मैनर में देखें तो मेज़र को हम यूज़ करते हैं इनकरेज करने के लिए क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर में, यूजुअली प्रायोरिटी सेक्टर जहाँ पर हमें पैसा क्रिएट करना है. एंड इन अ नेगेटिव मैनर में देखें तो ये मेज़र यूज़ करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्टर सच एज स्पेकुलेशन. सट्टेबाजी वाले सेक्टर में पैसा कम करना है तो वहाँ पर पैसा कम देंगे. तो ये डिपेंड होता है कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक चाहती है कि पैसा इंक्रीज़ हो वहाँ पे वो लोन देती है, जिस सेक्टर में चाहती है कि नहीं देंगे पैसा कम करना है वहाँ लोन नहीं देती. तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. रेगुलेट कर दिया कंज्यूमर क्रेडिट को, जो कंज्यूमर को उधार दे रही थी उसको रेगुलेट करा. और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जहाँ देना था वहीं दिया, जहाँ नहीं देना था वहाँ नहीं दिया. Then name the bank which control all the commercial bank and financial institution in the country. अब ये आंसर आप बताइए कि कौन सा होगा, ऐसा कौन सा बैंक है जो कंट्रोल करता है कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरी कंट्री में पैसे को कंट्रोल करके रखता है. तो वो है सेंट्रल बैंक. ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए.